अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानज़ादा। पाकिस्तान के लिए कर डालो, आखिरी मौका है कि एक और ट्रांसमिशन के साथ हम आपके सामने मौजूद हैं। और अब जब हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो जो गुज़िश्ता 1.5-2 साल से हमने बात की है उससे ज़रा हम आगे बढ़ गए हैं। इकनॉमिक स्टेबलाइजेशन ज़रूर आ गई है, ग्रोथ के हवाले से बात होती है, ग्रोथ के नंबर्स पर बात होती है, बजट आ गया है, बजट की तारीफ भी हो रही है, बजट पर तनकीद भी हो रही है। और हमारे पास जो पैनल मौजूद है वो भी इतना ही डाइवर्सिफाइड है, इंडस्ट्री के तमाम एरियाज से ये पैनल मौजूद है। इनकी राय किसी की बहुत ज़्यादा तनकीदी है जब बजट की बात आए या ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की बात आए। किसी को लगता है कि इस वक्त मुनासिब है पाकिस्तान के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए हमें आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना चाहिए। तो इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे, आगे क्या करना चाहिए उस पर बात करेंगे। हमारे साथ चीफ एग्जीक्यूटिव लकी सीमेंट मोहम्मद अली तब्बा साहब मौजूद हैं, आरिफ हबीब साहब मौजूद हैं, चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप, मिफ्ता इस्माइल साहब मौजूद हैं, साबिक वजीर ख़जाना हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं अवाम पाकिस्तान पार्टी के। इसके अलावा हमारे साथ आसिफ इनाम साहब मौजूद हैं, अब नायब सदर FPCCI, साबिक चेयरमैन एप्टमा हैं, मोहम्मद सुहेल साहब मौजूद हैं, CEO टॉप लाइन सिक्योरिटीज़। इसके अलावा आपसे थोड़ी देर में हमें ज़ियाद बशीर साहब भी ज्वाइन करेंगे, आप डायरेक्टर हैं गुल अहमद टेक्सटाइल के। गुफ्तगू का हम आगाज़ करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। मोहम्मद अली तब्बा साहब, आपसे मैं शुरू करूँगा। ज़ाहिर है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ने उस तरीके से पिकअप नहीं किया है, आप इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, मगर आपका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। ऑटो सेक्टर में देखें ग्रोथ नज़र आती है, दीगर एरियाज़ में देखें, सीमेंट में देखें तो एक जो परफॉर्मेंस है वो हमें उस तरीके से ओवरऑल ग्रोथ नहीं नज़र आ रही है। बट अब जो बजट आया है उस बजट के बाद आपको लगता है हम सही ट्रैक पर हैं, ज़रूरत से ज़्यादा एहतियात कर रहे हैं जिसकी वजह से इकोनॉमिक परफॉर्मेंस वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, क्योंकि अवाम पर पहले ही बहुत ज़्यादा बोझ पड़ा अनएम्प्लॉयमेंट का और इन्फ्लेशन का, या आपके ख्याल में से बेहतर? थैंक यू शाहजेब भाई। आपने लास्ट ईयर भी बजट के बाद प्रोग्राम किया था और उसमें ये डिस्कशन हो रही थी। उस वक्त भी आपको मैंने कहा था कि जो गवर्नमेंट ने जो टैक्सेशन वगैरह जो लगाए हैं, सुपर टैक्स, बाकी टैक्सेस, उससे आपकी कॉन्ट्रैक्शन होगी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में, और वो कॉन्ट्रैक्शन आपको इस साल नज़र आ गई है। हो ये रहा है कि आप अपना हदफ पूरा करने के लिए अभी भी वही पॉलिसी है, वही माइंडसेट है कि जो लोग टैक्स दे रहे हैं आप उन्हीं के ऊपर बोझ बढ़ाते जाएं, उन्हीं से आप टैक्स की वसूली करें। जो लोग टैक्स नेट से बाहर हैं, अलबत्ता इस बजट में इन्होंने ज़रूर इस चीज़ का डिसीजन लिया है कि जो लोग फाइलर्स नहीं है वो गाड़ी वगैरह या रियल एस्टेट नहीं ले सकते, वो उसमें ट्रैवल बैन भी होना चाहिए। ट्रैवल को भी बैन करें उन लोगों का जो टैक्स नेट में और जो फाइलर्स नहीं हैं, तो जब जाके जो है ना वो रियल प्रेशर जो है वो फील होगा और लोग जो टैक्स नेट से बाहर हैं। प्लस इसके अलावा जो इन्होंने बैंकिंग में भी कहा है कि बैंक अकाउंट्स हैं जो नॉन फाइलर्स हैं उनको भी आई थिंक वो तजवीज़ है कि उसको भी शायद बंद करने की है, पता नहीं मैंने सही नहीं सुना। तो वो सारे इक़दाम तो बहुत अच्छे, मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स खोलने में प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन में प्रॉब्लम, ये सारी की सारी बातें। बट वो लोग जो रिटेल सेक्टर है, आपका होलसेलर है, आपका जो बाकी आपके जो इकोनॉमी के जो हैं जिसमें आपका जितने भी जो आपकी चीज़ें हैं, शादी वगैरह, मतलब जो सैलून्स और बहुत सारी चीज़ें जो सर्विस सेक्टर के हवाले से जो है वो अभी भी टैक्स नेट से मोर और लेस बाहर ही है। और ये जब इन्फोर्समेंट की बात करें आपके ख्याल में अभी भी आपको उम्मीद नहीं है कि वो इन्फोर्समेंट देखते किस तरीके से करें? इन्फोर्समेंट तो उन्हीं पे करेंगे जिसमें इनका जोर चलता है, और जोर किस पे चलता है? जो लोग ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं। जो कमिश्नर्स को पावर दिए गए इन्होंने कि वो CEOs को, CFOs को अरेस्ट कर सकते हैं, तो क्या वो किसी छोटे बिजनेस के CEOs या CFOs की बात करें? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज वो तो ऑलरेडी टैक्स एक्ट में नहीं है, वो तो ऑलरेडी विजिबल ही नहीं है कि वो टैक्स कितना दे रहे हैं, कितना देना चाहिए। तो बेसिकली जोर उधर ही चलेगा जहाँ पे लोग कंप्लाइंट हैं, जहाँ पे लोग टैक्स दे रहे हैं, उन्हीं पे जाके वो जोर चलाएंगे। वो ज़रा सी एक नोटिस इशू कर देंगे, आप कहेंगे आप नॉन कंप्लाइंट है, आप पर अरेस्ट वारंट हो जाएगा। इससे पहले भी हो चुका है कि जो कोल में जब ये धांधली हुई थी और ये फ्लाइंग इनवॉइसेस का मसला हुआ था, जो कंप्लाइंट लोगों थे उन्हीं पे आके उन्होंने जोर चलाया ना। जिन्होंने चोरी की, जिन्होंने टैक्स इवेजन किया, उनके पास वो नहीं पहुँच सके। उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कंपनीज़ को कि आपने क्यों उनसे ख़रीदा। भाई जब आपके वो सिस्टम में एक्टिव टैक्स पेयर आ रहे हैं तो हमें क्या पता कि वो चोरी कर रहे हैं, जमा करा रहे हैं, नहीं करा रहे। आपका सिस्टम या तो उसको ठीक करें कि अगर हम एक चीज़ ख़रीद रहे हैं किसी बंदे से, अगर वो नॉन कंप्लाइंट है और वो ब्लैक लिस्ट है तो उससे आप ख़रीदेंगे नहीं। बट वो अगर आपके एक्टिव टैक्स पे की लिस्ट में आ रहा है, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि इसमें गलती कंपनीज़ की है, तो वो तो आप इतनी ड्यू डिलिजेंस तो कर नहीं सकते, इतनी KYC तो कर नहीं सकते कि भाई कौन चोर है कौन नहीं है। तो ये सारे मसले मसाइल पहले भी आ चुके, और उसमें भी उन्होंने लोगों को FBR से भेजा, रेड कराई, अरेस्ट वारंट्स इशू कराए। ये तरीका नहीं है। देखें, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस जो है ना पाकिस्तान के अंदर वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। प्रॉब्लम ये है कि जो डिसीजन मेकर्स हैं उनके जहन में ये बात बिठा दी गई है
कि पाकिस्तान में बिजनेसेस जो हैं वो फुली टैक्स कंप्लायंट नहीं है, वो टैक्स इवेशन कर रहे हैं, वो चोरी कर रहे हैं और बाकी सारी चीज़ें कर रहे हैं, और वो चीज़ उनके एक दिमाग में रजिस्टर हो गई है और उसको हटाने के लिए आपको बहुत कोशिश करनी होगी। ये जब तक बिज़नेस कॉन्फिडेंस रिस्टोर नहीं होगा, आपकी ग्रोथ इन्होंने 4.2 या 4.5 जो भी इन्होंने हदफ मुकर्रर किया, मुझे तो नहीं लगता ये अचीव होगा। मुझे तो मुश्किल लगता है कि हदफ कहाँ से पूरा होगा आपका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ठीक है, उसमें देखते हैं कि कितनी आपकी ग्रोथ आती है। पिछले साल तो जो लोकल सीमेंट है उसमें तो डिमांड में कॉन्ट्रैक्शन आई है, वो तो एक्सपोर्ट चूँकि काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रहा था तो ओवरऑल नेगेटिव परसेंटेज इतनी ज़्यादा नहीं होगी, अब थोड़ी सी पॉजिटिव होगी। तो डोमेस्टिक डिमांड को अगर हम एनालाइज करें तो वो तो नेगेटिव ग्रोथ की तरफ चल रही है। दूसरा ये कि एक्सपोर्ट ग्रोथ की तरफ कोई ख़ास मैंने देखा नहीं है कि इस बजट में कोई गवर्नमेंट ने ऐसे इकदाम किए हो कि इसमें एक्सपोर्ट बढ़ती हुई नज़र आ रही हो, या इन्होंने कोई इस तरह से कोई डिसीजंस लिए हो जिसमें वो सेक्टर जो एक्सपोर्ट नहीं करे उनको किसी तरीके से एक्सपोर्ट के अंदर लाया जाए। कोई इस तरह से कोई इंसेंटिव दिया जाता है कि भाई आप 10% अपने रेवेन्यू को एक्सपोर्ट करें तो आपको सुपर टैक्स कम कर दिया जाएगा या माफ़ कर दिया जाएगा, कोई इकदाम नहीं लिए। तो जब तक एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी आपकी तो ग्रोथ कहाँ से आप लेकर आएंगे? ग्रोथ लाने के लिए इसका मतलब ये कि आपके फॉरेन एक्सचेंज पे प्रेशर बढ़ेगा, आपकी कंज्यूमर डिमांड बढ़ेगी और उस डिमांड का कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक डोमेस्टिक इंडस्ट्री, आपकी एग्रीकल्चर, आपका एक्सपोर्ट, ये जब तक कि आप उसको रिबोस नहीं करेंगे और उस पर आप बेहतर तौर से तवज्जो नहीं देंगे तो ये टर्न अराउंड जो है ना इकॉनमी का, ये बहुत मुश्किल है। होएगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता होगा और हमारे पास टाइम ज़रूर है बिकॉज हम उतना जल्दी ग्रोथ की तरफ नहीं जाना चाहते जिसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट हो और दोबारा से हम बूम बस्ट साइकिल में दोबारा से उस मसले में पड़ जाएँ। और इस चीज़ों को एनालाइज करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने आरडीज़ अभी बजट में कम कर दी हैं। देखिए पाकिस्तान के अंदर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कंपेयर टू योर रीजनल कंट्रीज़ इज़ एटलीस्ट 10% हायर, जिसमें आपकी ट्रांसपोर्टेशन है, इंटरेस्ट कॉस्ट है, यूटिलिटी है, पावर चार्जेस हैं और बहुत सारे आपके कॉस्ट है जो कि बाकी कंट्रीज से बहुत ज़्यादा हैं आपके। तो बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना आपकी इंडस्ट्री एटलीस्ट 10% जो है ना वो डिसएडवांटेज पे टू स्टार्ट विद ऑन एनी इंडस्ट्री, आप किसी इंडस्ट्री के आप नाम लें 10% डिसएडवांटेज पे कंपेयर टू रीजनल कंट्रीज। तो अगर आपने आरडी भी हटा दी और आपका ये जो नेशनल टैरिफ कमीशन है वो इतना इनएक्टिव है कि दुनिया में आप एंटी डंपिंग की एप्लीकेशन फाइल करते हैं वो प्रोविजनल एंटी डंपिंग लगा देते हैं, फिर कोर्ट के केसेस चल रहे होते हैं, उसके बाद कोर्ट भी जो फैसला करता है उसके बाद वो फैसला होता है। साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान पे सीमेंट पे ड्यूटी लगा दी, ड्यूटी पहले लगा दी इन्होंने, एंटी डंपिंग ड्यूटी उन्होंने अनाउंस कर दी कि 35% लगेगी पाकिस्तान के ऊपर। केस चलता रहा 1 साल, केस पाकिस्तान सीमेंट इंडस्ट्री के अगेंस्ट आया बिकॉज वहाँ के मैन्युफैक्चरर्स ने इतनी लॉबी की कि अगर आपने ये कर दिया तो वहाँ पे सीमेंट डंप हो जाएगा। तो वो सुन रहे, वो उन्होंने नहीं कहा आप सीमेंट इंडस्ट्री का आप इनफिशिएंट है, आप बेकार हैं, आपको काम करने नहीं आता, आपको बिजनेस करने नहीं आता। उन्होंने नहीं, अगर ये प्रॉब्लम है तो हम इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करेंगे। पाकिस्तान में आप किसी चीज़ के लिए जाएँ, आप इनफिशिएंट है, आपको तो बिजनेस करने नहीं आता, आपको तो इंडस्ट्री चलाने नहीं आती। तो इतना एंटी बिजनेस सेंटिमेंट पाकिस्तान के अंदर डेवलप हो गया है कि जब तक ये माइंडसेट इस्लामाबाद में चेंज नहीं होगा ये बिज़नेस पाकिस्तान के अंदर ग्रोथ नहीं आएगी, नई इंडस्ट्रीज़ नहीं लगेंगी, आपका ये प्रॉब्लम चलता रहेगा। आपकी ग्रोथ की जो हमें शरह चाहिए 4%, 4.5%, 5-6%, ये मुमकिन ही नहीं है। ये कैसे अचीव करेंगे आप? तो बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने आप को पहले देखें कि हम किस जगह पे खड़े हुए, इसके बाद आप फैसले करें। पता नहीं कौन सा एडवाइज़र बाहर से आके गवर्नमेंट को कह के गया कि जब तक आप ड्यूटीज़ कम नहीं करेंगे आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी, और अगर ड्यूटीज़ कम करने से एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो हम बैठे इस साल, अगले साल वापस आएंगे इंशाल्लाह बजट में आपके साथ यहाँ पे बैठ के डिस्कस करेंगे कितनी एक्सपोर्ट बढ़ी आपकी ये ड्यूटीज़ कर, बल्कि आपकी जो लोकल इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो दोबारा से प्रेशर में आएगी। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पाकिस्तान में पिछले 40 साल से हो रही है, होती रहेगी और ये जो चल रहा है ना ये रुकेगा नहीं। मेरे साहब आरिफ अभी साहब, क्योंकि आपका ताल्लुक भी तकरीबन फाइनेंस, इंडस्ट्री, रियल एस्टेट सेक्टर, तमाम सेक्टर से है, ये जो एक पॉइंट है कि जो गवर्नमेंट की अप्रोच है वो जो पहले से टैक्स देते हैं या टैक्स नेट में है, गवर्नमेंट की अप्रोच ये है या एफबीआर की अप्रोच जो अली तब्बा साहब की बात से मैं समझ रहा हूँ वो ये है कि जो टैक्स नेट में है वो ज़्यादा बड़े टैक्स चोर हैं, उनसे ज़्यादा टैक्स लिया जा सकता है, या फिर अगर टैक्स चोर नहीं भी हैं तो उनके ऊपर बर्डन ज़्यादा बढ़ाया गया है। इससे इंडस्ट्री ग्रो करना या फिर एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ आना वो पॉसिबल है नहीं इस बजट के थ्रू भी आगे बढ़ते हुए। आई थिंक इस साल तो कोई ऐसा मेजर नहीं है बजट में कि जिस पे जो टैक्स दे रहे थे उनके ऊपर फर्दर कोई टैक्स लोड हुआ हो। यस, ये हम कह सकते हैं कि जितनी एक्सपेक्टेशन थी कि उनको रिलीफ आएगा या उनके बोझ पे कमी की जाएगी वो नहीं किया, वो बहुत ही ज़्यादा जो है सिंबॉलिक टाइप का उन्होंने किया।
और जिसमें पर्टिकुलरली ज़्यादा जो एक्सपेक्टेशन थी मार्केट की वो सैलरीड क्लास की टैक्सेस पे थी। उन्होंने बहुत ही जो है वो कम किया, और फिर ये था कि सुपर टैक्स में कमी। ये पहले प्रॉमिस भी करते थे कि जैसे ही हमारे पास अगर कोई स्पेस बनी तो हम जो है इसमें डेफिनेटली हमारा इंटेंशन है कि हम इसको कम करेंगे। इस दफ़ा आई थिंक इन्फोर्समेंट के लिए भी उन्होंने 400 बिलियन रुपीस का जो है वो बजट रखा है। और वो जो बता रहे थे वो ये कहते हैं कि लास्ट ईयर हम ये कह रहे थे, लेकिन IMF ने हमको इन्फोर्समेंट की मद में जो है कोई अमाउंट नहीं अलाउ किया था, बट इस साल हमने इन्फोर्समेंट में जो है 300+ बिलियन रुपीस जो है वो रेज़ किया, तो उनका कॉन्फिडेंस जो है बढ़ा। तो इस साल हमें उन्होंने 400+ बिलियन रुपीस जो है वो अलाउ किया, और वो ये इन्फोर्समेंट के बारे में ही है। देखिए मैं ये समझता हूँ शाहज़ेब कि पाकिस्तान में इस वक्त नई इन्वेस्टमेंट की गुंजाइश नहीं है। आप कहाँ करेंगे? क्या आप पावर में करेंगे? पावर ऑलरेडी सरप्लस है। आप टेक्सटाइल करेंगे, वहाँ भी आपके पास कैपेसिटी मौजूद है। सीमेंट करेंगे, स्टील करेंगे, ये जितने भी जो एक्टिव सेक्टर्स हैं उनमें तो ऑलरेडी जो है वो आइडियल कैपेसिटीज़ पड़ी हुई। तो पहले जो है वो आई थिंक उन कैपेसिटीज़ की यूटिलाइजेशन की तदबीर करने की जो है वो अगर सब में सरप्लस है तो हमारी एक्सपोर्ट्स में वो ग्रोथ नहीं है जो होनी चाहिए थी। 5-6% की ग्रोथ है। इन्वेस्टमेंट टू GDP ऑलरेडी 13.8%, और आप कह रहे हैं कि इसमें गुंजाइश नहीं है, तो फिर आगे बढ़ें कैसे हम? जी, आगे इस तरह बढ़ें जैसे आई थिंक इन्होंने अटेम्प्ट किया है। मेरी नज़र में देखें, मैं इसको इस बजट को मैं ये कहता हूँ कि ग्रोथ ओरिएंटेड एंड फिस्कल कंसोलिडेशन वाला बजट है। इस पर बहुत डिस्कस नहीं हुआ फिस्कल कंसोलिडेशन पे। आप ये देखें कि अभी इनकी जो बजट डेफिसिट है वो 3.9% ऑफ GDP इन्होंने बजट किया। ये 2 साल पहले 8% था। तो 8% का मतलब जो है ये जो अगर वही परसेंटेज डेफिसिट का होता तो आप 5 ट्रिलियन रुपीस जो है वो ज़्यादा डेफिसिट करते। इस दफ़ा जो है उनका जो बजट डेफिसिट है वो 5 ट्रिलियन है। इसी तरह अगर आप प्राइमरी सरप्लस की बात करें तो आई थिंक कई सालों के बाद जो है वो प्राइमरी सरप्लस हमने देखा, और बड़ा हेफ्टी अमाउंट देखा, 2.6 ट्रिलियन 2.4 ट्रिलियन। और अगेन इस साल में जो है वो 2.6 ट्रिलियन का इनका ये बजट। ये 2 बड़े ऐसे फैक्टर्स हैं कि जो आपकी इकोनॉमी में जो है वो बहुत ही सूदिंग इफेक्ट लाएंगे। सूदिंग इफेक्ट क्या है कि आपको गवर्नमेंट का जो है वो बोरिंग की रिक्वायरमेंट जो है वो कम हो जाएगी। फिर मैं ये देखता हूँ शाहज़ेब कि इस साल में देखें हमारे 3 बड़े प्रॉब्लम थे। इंटरेस्ट रेट, हाई एनर्जी कॉस्ट और हाई टैक्सेशन रेट। इंटरेस्ट रेट जो है वो 22 का 11 आ गया है। मैं देखता हूँ कि अभी और 2% जो है और कम हो जाएगा। ये फॉरेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि जो एनालिस्ट हैं वो फॉरेन तो नहीं कर रहे। फॉरेन नहीं, क्योंकि अब ये जो ईरान और इसराइल का ये जो शुरू हुआ है मामला, उसकी वजह से ये ऑयल की जो प्राइस बढ़ी है तो उससे ज़रा रिस्क बढ़ गया है। अदरवाइज़ मुमकिन है कि कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 0.5% जो है शायद इस फॉरेन में भी आ जाए, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन है कि इस साल में इसमें रिलीफ देखेंगे। दूसरा जो मैं देख रहा हूँ एनर्जी प्राइस में भी जो है मैं देख रहा हूँ डिक्लाइन देख रहा हूँ। अगर गवर्नमेंट की कमिटमेंट तो अपनी जगह पे, इसके अलावा जो फ्यूल की कॉस्ट गिरी है, इंटरनेशनली जो ऑयल प्राइस गिरा है, नेचुरली भी उसको नीचे आना है। अभी आप ये देखेंगे गैस की प्राइस जो है नए हाफ ईयर के लिए जब फिक्स होंगी तो वो डाउनवर्ड फिक्स होंगी। मिडिल ईस्ट टेंशन के बावजूद आपको लग रहा है क्योंकि $75 पर ब्रेंट पहुंच गया है। उसके बाद भी जो एवरेज है ना, देखें अभी जो है ये जो इनिशियल रिएक्शन ये था कि $8 जो है वो ऑयल प्राइस बढ़ गया, लेकिन फिर फ़ौरन ही जो है 2-3 घंटे के बाद वो 8 जो है वो 3 रह गया। तो मतलब ये है कि अब वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से वो जो कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़ता है। लेकिन जो 6 महीने का एवरेज रेट चला है उसके हिसाब से तो जो आपकी रीप्राइसिंग होनी है गैस की वो डाउनवर्ड होनी है। LNG RLNG की भी जो है वो डाउनवर्ड होनी है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वहाँ भी जो है वो रिलीफ आएगा। फिर आता है कि ये टैक्स का इशू डेफिनेटली कि इन्होंने बहुत थोड़ा जो किया उसमें और ज़्यादा करना है। मैं उनकी जगह होता तो मैं 3 साल का प्लान दे देता,
3 साल का दे देता कि 3 साल में जो है ये सुपर टैक्स ख़त्म हो जाएगा, ताकि नया जो इन्वेस्टर है वो आज नई इंडस्ट्री लगाने के लिए अपनी प्रोजेक्शन बनाता है तो वो उसमें डाल देगा, उसको फ़ौरन तो कोई टैक्स नहीं लगना है। जो लोग अब ऑलरेडी जो है बिजनेसेस कर रहे हैं वो तो दे रहे हैं, उन्होंने अपने आप को जो है वो मैनेज कर लिया है। मगर एज ऑफ नाउ आपके लिए कंसर्न है, अगर आप एक और एरिया में इन्वेस्ट करना चाहें तो आपके लिए कंसर्न है कि आप इसको देखेंगे कि इतना बड़े सुपर टैक्स के साथ मैं कैसे करूं, या आप बाहर से किसी इन्वेस्टर को लाना चाहें तो आपके लिए कंसर्न है? मेरे लिए भी कंसर्न है और बाहर से मैं लाऊं तो भी कंसर्न है, क्योंकि हमारा कॉम्पिटिटिव कोई हम है ही नहीं रीजन से कि हम ये 3 मैंने चीज़ें बताएं। जब तक ये नीचे ना आए मुझे लगता है कि 3 ये नई इन्वेस्टमेंट तो आप जो है इतना मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकता। लेकिन मैं ये है कि जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज़ आइडियल पड़ी हुई उनमें मैं देखता हूँ, और उसमें पर्टिकुलरली ये जो रियल एस्टेट के ऊपर जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया है उससे पर्टिकुलरली वो तो जो टैक्सेस तो मैं समझता था कि एडवांस टैक्सेस कोई बात नहीं है, वो तो सिर्फ कैश फ्लो का इशू था कोई, और जो एक्साइज ड्यूटी थी वो भी इफेक्टिव नहीं थी क्योंकि वो भी लिटिगेशन में थी। जो ज़्यादा है उन्होंने टैक्स क्रेडिट दिया है परचेस करने के लिए, और जो मॉर्गेज फाइनेंसिंग की अवेलेबिलिटी की जो पॉलिसी है वो गेम चेंजर है मेरी नज़र में, क्योंकि मैं तो रियल एस्टेट में भी काम करता हूँ और मुझे पता है। तो उस हिसाब से जो है वहाँ में अच्छा, और बैकलॉग भी है, डिमांड का बैकलॉग जो है वो भी चल रहा है। इन्वेस्टर्स तो बिल्कुल थे ही नहीं ना 2-3 साल में, लोग जो है एंड यूज़र ही सब जो है वो परचेस कर रहे थे। तो बीच में अगर वो है कि तो वहाँ जो है तो वो अगर आपका रियल एस्टेट बढ़ता है तो हमें पता है कि वो 60-70 इंडस्ट्रीज़ जो है वो उससे मुंसलिक, और हम बार बार उनको यही समझाते रहे। पहले तो हमें बहुत जो है वो मुश्किल पेश आई इनको 2 चीज़ों को अलग करने के, कि रियल एस्टेट में परचेज सेल और प्लॉट अलग चीज़ है और कंस्ट्रक्शन जो है डेवलपमेंट अलग चीज़ है। मुझे खुशी है कि पिछले 2-3 महीनों में उन्होंने इसको जो है पॉलिसी मेकर ने रियलाइज़ किया, और जो भी उस टास्क फोर्स ने रिकमेंडेशन दी 100% उन्होंने उसको जो है वो एक्सेप्ट कर लिया। तो मैं समझता हूँ कि ये जो फिस्कल कंसोलिडेशन के जो असरात हैं, और जो हम ये कहते हैं कि हमने मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हासिल की है, उसके डिविडेंड इस साल में आपको जो है नजर आएंगे। मिफ्ताह इस्माइल साहब, आप ज़ाहिर साबिक वज़ीर ख़जाना भी हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, आप इंडस्ट्री के मामलात को समझते हैं कि नई इन्वेस्टमेंट करनी हो तो टैक्स कितना बड़ा किरदार अदा करता है, इसके अलावा जो दीगर कॉस्ट हैं। अब ज़ाहिर 2 अलग अलग राय आ रही हैं। मोहम्मद अली तब्बा साहब कह रहे हैं कि एक एंटी इन्वेस्टमेंट बायस है इस वक्त गवर्नमेंट का। आरिफ हबीब साहब कह रहे हैं कि कम से कम एक कंसोलिडेशन फिस्कल साइड पर नज़र आती है, टैक्सेस ज़रूर मसला है मगर आगे जाके बेहतरी आ सकती है। आप कैसे देख रहे हैं मामला? देखिए, मैं समझता हूँ कि बिकॉज दुनिया भर में तेल की कीमतें कम हो गई हैं, जिसकी आरिफ भाई ने बात की, जिससे पाकिस्तान में भी एनर्जी कीमतें कम हुई, बिजली की कीमत थोड़ी सी कम हुई, इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, और गैस की कीमत भी अल्लाह करे कम हो जाए, जबकि इन्होंने एक लेवी लगा दी है जिसकी वजह से बहुत मुश्किल भी हो गई है बहुत सारी, कम से कम सिंध और की इंडस्ट्री को। लेकिन क्योंकि दुनिया भर में तेल की कीमतें कम हुई हैं, दुनिया भर में कमोडिटीज़ की कीमतें कम हुई हैं, तो पाकिस्तान को एक अच्छा चांस मिल गया है कि हमारी जो करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर प्रेशर था वो कम हो गया है। और आपको लगता है कंटिन्यू करेगा मिडिल ईस्ट में ईरान और इसराइल के मामले के बाद? अब ये तो प्रिडिक्ट करना जंगों के मामलात में क्या होता है बहुत मुश्किल है, लेकिन एक मतलब 3 साल पहले मिसाल के तौर पर $105-110 की प्राइस थी। अप्रैल 2022 में $124 की प्राइस रह चुकी थी। आज प्राइस जो थी वो 60 तक गई थी, अब 70 के इर्द गिर्द है। सो यू डोंट रियली नो कि क्या होगा, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑब्वियसली वो $70 पे, $50 पे, $60 पे पाकिस्तान इज़ वेरी कंफर्टेबल। ओके, ठीक है। एवरीथिंग ओवर 80 पाकिस्तान कम्स इनटू स्ट्रेस, 90 के ऊपर हम बहुत ज़्यादा वायबल नहीं होते, जस्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। ठीक। सो इस वक्त अगर जहाँ पे प्राइस खड़ी है और ये मामला भी अगर ख़त्म हो जाता है तो वी आर ओके। इस वक्त जो हुकूमत को गिवन कि आपका इन्फ्लेशन कम हो गया है पाकिस्तान में, गिवन कि आपके पास कोई डिफ़ॉल्ट की कोई मसला नहीं है। 3 साल पहले जब आपके पास बैठते थे तो रोज़ डिफ़ॉल्ट की बात करते थे, आज तो बात भी नहीं होती है। तो ये आसानी हो गई, इतनी आसानियाँ हो गई हैं। फिर आपको इस्टेब्लिशमेंट का सपोर्ट है, अपोजिशन को ऐसी असम्बली में तो कोई भी नहीं है। इस वक्त शहबाज शरीफ साहब को ये काम करने ज़रूरी थे जो इन्होंने नहीं किए, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। ठीक है। अंडरस्टैंड दिस कि पाकिस्तान 15 साल से हिंदुस्तान, बांग्लादेश और दीगर खत्ते के ममालिक से पीछे जा रहे हैं, हर साल पीछे रह रहे हैं। हमारी जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो अब सब सहारन अफ्रीका की एवरेज पे आ गई है, उनके अच्छे ममालिक से भी पूरे हो गए हैं। ठीक है। कहीं कहीं हमारी इन्फेंट मोर्टालिटी, नियोनेटल मोर्टालिटी हमारी वर्स्ट ऑफ सब सहारन अफ्रीका पे आ गई है। तो और पिछले 3 साल से हम हर साल गरीब हो रहे हैं।
पर कैपिटा जीडीपी हमारी हर साल 3 साल से कम हो रही है, कुव्वत ख़रीद भी कम हो रही है। इसीलिए हुकूमत का जो इन्फ्लेशन का बयानिया है वो नहीं बिकता, क्योंकि लोगों की कुव्वत ख़रीद कम हो रही है। तो इस साल आपको काम करने चाहिए थे जो आपने नहीं किए। मैं आपको मिसाल देता हूँ सबसे इसको, ताकि आवाम को समझ में आ रहा है, कुव्वत इन्फ्लेशन का बयानिया इसलिए नहीं बिकता कि इन्फ्लेशन हाई बेस इफेक्ट की वजह से कम हुई है। अगर पिछले सालों में 25-30% इन्फ्लेशन थी, उसी हिसाब से इनकम बढ़ती, तो आज जो इन्फ्लेशन कम हुई है उस पर आवाम खुश होते। मगर क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ी, इनकम नहीं बढ़ी, तो आज इन्फ्लेशन का बयानिया नहीं बिक रहा। हाँ, और जो आज थोड़ी थोड़ी महंगाई भी बढ़ रही है, 4% से बढ़ रही है, 5% से, तो कुव्वत ख़रीद तो कम हो रही है ना। औसतन पाकिस्तानी गरीब हो रहा है, तो आपकी कुव्वत और भी कम हो रही है। अब आप ये बात करते हैं टैक्स टू जीडीपी की, कि हमारा टैक्स टू जीडीपी 12% है, इधर इतना है, इधर हिंदुस्तान में इतना है। अब हिसाब इसमें करें कि 23% हमारी जो है वो इंडस्ट्री, हमारी मईशत जो है एग्रीकल्चर है, उसके ऊपर आप टैक्स नहीं लगाते, तो 23% तो यही कम कर दें। उसके बाद 50% जो है वो आपकी सर्विसेज है, उसमें 30% तो हुकूमत पाकिस्तान है, 20% जो है वो रिटेल है। ये जो बात कर रहे थे आरिफ भाई और मोहम्मद अली के, ये हमारी जो सैलॉन्स चलते हैं, बार्बर शॉप्स चलती हैं, जूते की दुकानें वगैरह वगैरह, ठीक है, उस पर भी कोई खातिर खा टैक्स नहीं आता, हुकूमत से टैक्स। इस वक्त ये कह रहे हैं हम इन्फोर्समेंट करेंगे, एक एक चीज़ देखेंगे, बैंक अकाउंट्स, आपके ख्याल में ये भी प्रैक्टिकल नहीं? मैं उस पर एक सेकंड में आता हूँ। सो द थिंग इज कि बेसिकली यू आर एक्चुअली टैक्सिंग जस्ट 30% और लेस ऑफ इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर आपका सारा टैक्स का दारोमदार है, तो जो 10-12% ऑफ जीडीपी आप टैक्स लेते हैं, दैट बिकम्स 40% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। दिस इज द रीजन व्हाई मैन्युफैक्चरिंग इज अंडर सच क्राइसिस इन पाकिस्तान। दिस इज़ द रीज़न कि पिछले 12 में से 10 क्वार्टर जो है ना, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कम हुई है। और अगर आप पाकिस्तान के दूसरे ममालिक से मुकाबला करें, बांग्लादेश से या दीगर ममालिक से, तो आप देखें कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी नहीं रही जिस तरह वो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, क्योंकि आपका टैक्स का बर्डन इतना है कि सारा टैक्स जो है वो मैन्युफैक्चरिंग से आता है। सो दैट्स द अदर। बट येट उसके बावजूद आरिफ हबीब साहब कहते हैं उनके पूरे करियर का 2024 बेहतरीन साल था। तब्बा साहब कह रहे हैं, तनकीद करें, बट आई थिंक तब्बा साहब, लकी ने भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। आपको तो स्टॉक स्प्लिट करना पड़ा, आपने, आई थिंक आपकी अपनी कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और बहुत प्रॉफिट कमाया। देखिए, दिस इज द रीजन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान इज नॉट मोहम्मद अली टब्बा एंड आरिफ हबीब एंड रियाद बशीर, ठीक है, दे आर एक्सेप्शंस, ठीक है। इसके अंदर आपने कह दिया कि अगर हमने वज़राओं की तनख्वाह 188% बढ़ गई, इसका मतलब नहीं कि सबकी तनख्वाह बढ़ गई, मिनिमम वेज तो आपने नहीं बढ़ाई ना। अब आइए इन्फोर्समेंट पे, आप ये पूछिए कि पाकिस्तान में जो नोटिस देती है एफबीआर, जिनको अब आपने पावर ऑफ अरेस्ट दिया है, जो नोटिस देती है एफबीआर, क्या 1% से ज़्यादा कलेक्ट करती है? 1 अरब रुपए का नोटिस आप देती है एफबीआर, बिजनेस हिल जाता है कि उसको 50 करोड़ रुपए फ़ौरन जमा कराने पड़ते हैं। वो बिजनेस जाता है, फिर डील करता है, करोड़ रुपया 1.5 करोड़ रुपया एफबीआर में पड़ता है, करोड़ 1.5 करोड़ रुपया रिश्वत होती है, नोटिस ख़त्म हो जाता है। उन एफबीआर के लोगों को जो कि 1% कलेक्ट नहीं कर सकते अपने नोटिस का, उनको अब आपने पावर ऑफ अरेस्ट दे दिया है कि एक 26 साल का बीए पास लड़का जिसने CSS करा हुआ हो, वो अब आके किसी को भी अरेस्ट कर सकता है। असिस्टेंट कमिश्नर लगने के बाद, पहली नौकरी के बाद, वो बिजनेसमैन को उस वक्त अरेस्ट नहीं कर सकता जब उनके ऊपर कोई एडजुडिकेटेड केस हो जाए। देखें, एक केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा हुआ है, ये हमदर्द ताज कंपनी का है, मेरे ख्याल से हमदर्द का है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक एडजुडिकेटेड फैसला ना हो, कोई कोर्ट में फैसला ना हो किसी की टैक्स डिफ़ॉल्ट का या टैक्स फ्रॉड का, आप अरेस्ट नहीं कर सकते। उसको ये सर्कमवेंट करने के लिए इन्होंने ये वो बनाया है कि आप इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे कर सकते हैं। ये कौन कर सकता था पहले? ये नैब कर सकता था। आपने ये एफबीआर को पावर्स दी हैं, ये अगले साल जब आप आएंगे तो ये बातें यही कर रहे होंगे। सो ये एक तो ये इस, लेकिन छोड़ दें, लेकिन जो फंडामेंटल देखें, जब तक आप रिफॉर्म्स नहीं करेंगे मुल्क आगे नहीं जाएगा। आरिफ हबीब आगे बढ़ जाएगा, हो सकता है मिफ्ता इस्माइल आगे बढ़ जाए, मोहम्मद अली टब्बा तो वैसे ही बहुत आगे है, लेकिन इफ यू वांट टू टेक द कंट्री फॉरवर्ड, if you want to take the country forward, it is not about the 6 of us who are sitting here. It is about the same government that increased the salaries of ministers by 188%, भूल गई कि मिनिमम वेज भी बढ़ा सकते थे या कम से कम सूबों से बात कर सकते थे। आपने बात की जब ये सुपर टैक्स लगा था ना, उस ज़माने में लगा था जब मैं वज़ीर था। मुझे याद है कि मैं गाड़ी में बहस कर रहा था शहबाज शरीफ साहब से कि ना लगाओ, तो उन्होंने कहा बैंक पे लगा दे, क्योंकि उस साल बैंक का बहुत ज़्यादा प्रॉफिट था और बैंक और टोबैको से शुरू हुए, उसके बाद 6-8 इंडस्ट्री पे लगाया। उस बजट में इस साल अब इन्होंने सबके लगा दिया। अब इन्होंने जो मोहम्मद अली साहब बात कर रहे थे, एक्सपोर्टर्स पर सुपर टैक्स लगाया हुआ है। द मोर यू एक्सपोर्ट, द मोर यू अर्न, द मोर यू टैक्स पे यू पे। दिस इज़ माइंड बॉगलिंगली इडियोटिक कि आप किसी को एक्सपोर्ट के ऊपर सुपर टैक्स लगा रहे हैं। आप तो चाहते हैं कि लोग ज़्यादा बरामदात करें,
आप तो ये नहीं, मगर प्रॉफिट पे लगा रहे हैं ना आपने, मोर यू पे। प्रॉफिट तभी होगा ना जब ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा, कम से कम एक्सपोर्ट तो एक्सपोर्ट पे सुपर टैक्स तो छोड़ दो। अब आप लोकल सेल्स पे इस वक्त 1.25% काटते हैं, मिनिमम टैक्स लोकल सेल्स पे 1.25% है, एक्सपोर्ट पे 2% कटौती है। तो सीरियसली उल्टी गंगा बह रही है। मतलब ये थोड़ी बहुत तो इस चीज़ को सही कर सकते थे। अब इन्होंने क्या हातिमताई के कवर पर लात मारी है कि इन्होंने उन कंपनियों को जो 20 से 50 करोड़ रुपए कमाती हैं, जिसके ऊपर 61% टैक्स है, उसको 60.5% टैक्स कर दिया है, 0.5% कम करा है, उससे तो ना ही करते। सो आई थिंक कि बेसिकली जो रन ऑफ द मिल बजट है ठीक है, लेकिन जब इस साल आपके पास मौका था और आपको 15 साल से ज़रूरत थी रिफॉर्म्स करने की, आप NFC अवार्ड पे बात नहीं करेंगे, आप बजट डेफिसिट कम नहीं कर सकेंगे, पाकिस्तान में ग्रोथ हो ही नहीं सकती है लो इन्फ्लेशन के साथ। आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि बार बार IMF की बात कर दी जाती है कि जी IMF इस बात के लिए नहीं माना, उस बात के लिए नहीं माना, और आपने IMF से डील किया हुआ है। IMF का कितना एक्सक्यूज इस सब में काउंट करता है, चाहे वो सुपर टैक्स हो, इंडस्ट्री पर टैक्स हो, सब के ऊपर? IMF देखें, IMF कैन बी वेरी अनरीजनेबल एट टाइम्स, ठीक है। ये जो 35% टैक्स है जो नौकरी पेशा लोगों के ऊपर लगता है, इसके ऊपर IMF ने बहुत ज़बरदस्ती IMF ने की है, ठीक है। इसके अब थोड़ा सा आप ब्रैकेट बढ़ा सकते थे। सुपर टैक्स उसके ऊपर जो सरचार्ज लगाया 10%, वो IMF ने नहीं कहा था, वो आपने खुद माशाल्लाह से किया है, लेकिन 35 तक IMF लेके गया, 38.5 आप खुद गए। लेकिन इस बार जब ये कम करने आ रहे थे तो IMF ने इनको कहा कि हमको ऑल्टरनेट टैक्स बताओ कि तुम अगर नौकरी पेशा लोगों को या किसी को भी तुम कोई रियायत देते हो तो तुम कहाँ से वो रेवेन्यू लेकर आओगे, ठीक है। तो वो रेवेन्यू हुकूमत बताने से कासिर है। एक मिसाल आपको है कि ताजिर दोस्त स्कीम है, जिसको बड़ी शान और शौकत से और बड़ी लाड से लोग लेकर आए थे, इस पे 40 लाख रुपए जमा करें, पूरे साल में 40 लाख रुपए जमा करें। अगर वो 50 अरब रुपया लास्ट ईयर जमा कर चुके होते तो IMF को आप बोल सकते थे कि इस साल हम 100 अरब रुपया जमा करते तो आप 20% रिलीफ दे सकते थे नौकरी पेशा लोगों को, लेकिन आपके उधर वो जल गए, पैर जल गए। इसी तरह आपने कहीं कहीं तो रियायत दी है ना, रियल एस्टेट के लोगों को रियायत तो दे दी है, ऐसा नहीं है कि पूरे बजट में रियायत नहीं दी। आपने बहरहाल विद होल्डिंग टैक्सेस तो कम किए हैं ना रियल एस्टेट पे, सो कहीं ना कहीं तो आप कम कर सकते थे ना IMF की। IMF के होते हुए भी आपने 188% तनख्वाहें बढ़ा दी ना। आपने 5% इन्फ्लेशन में जब 20% पिछले साल तनख्वाह बढ़ाई थी, तो इस साल भी आपने हुकूमत के लोगों की 10% तनख्वाह बढ़ाई है, तो वो तो आपने किया है। लेकिन जहाँ आपको टैक्स लगाने थे, आपने मिसाल के तौर पर जो ज़ईफ़ लोग हैं जिनके पैसे बैंक में पड़े होते हैं और थोड़ा मुनाफा होता है, उनका आपने टैक्स बढ़ा दिया, 15 से 20% कर दिया। तो हुकूमत को जो करना होता है, बहुत ज़्यादा कोई कर गुजरना होता है, वो कर गुजरते हैं। इतनी IMF की वो नहीं होती है। कुछ IMF का खौफ भी होता है, जो बच्चों को हम डराते हैं कि बुढ़ा आ जाएगा कोई, तो ये मतलब IMF को कौम को इस्तेमाल करते हैं, IMF को इस्तेमाल करते हैं कौम को डराने के लिए, लेकिन IMF का इतना नहीं होता। लेकिन जो आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि ये शहबाज शरीफ साहब को एक नादिर मौका था और उन्होंने इस मौके को खो दिया। आगे क्या होना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए कर डालो, आखिरी मौका है कि जो ट्रांसमिशन, उसमें हम इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद नाज़रीन। बात हो रही है पाकिस्तान के लिए कर डालो, आखिरी मौका है। आसिफ इनाम साहब, ज़ाहिर है आप FPCCI और एप्टमा, टेक्सटाइल हो या फिर दीगर इंडस्ट्रीज़ हो या सेक्टर्स हो, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। आप किस तरीके से देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि स्मूथली आगे बढ़ रहे हैं, या आपके ख्याल में इस वक्त बहुत मुश्किलात हैं और हुकूमत ने कोई अच्छा काम नहीं किया इस बजट में? बिस्मिल्लाह। एक तो मैं टैक्सेस के सिलसिले में जो बात की गई है उसमें मुत्तफ़िक हूँ, एंड सेकेंडली आई एम ए स्टॉन्च बिलीवर के जो मिफ्ता साहब ने बात की NFC की रिवीजन की, उसके बगैर पाकिस्तान में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो बड़ा डिस्प्रोपोर्शनेट डिफरेंस है, कैपेसिटी का भी मसला है और स्कोप का भी मसला है। एंड आई थिंक सो कि आज सूनर और लेटर वी हैव टू एड्रेस इट। अब नाउ वी कम टू द पॉइंट के इंडस्ट्रियल ग्रोथ अचीव क्यों नहीं हुई। इंडस्ट्रियल ग्रोथ में आप देखें कि टेक्सटाइल में कितनी बड़ी कॉन्ट्रैक्शन आई है। टेक्सटाइल की आपकी एक्सपोर्ट जो है वो एक स्मोक एंड मिरर है। 17 अरब अब तक आई है, जिसके सामने 4 या 5 अरब का माल आ गया। आपने अपनी इंडस्ट्री बंद करके बाहर से माल मंगाया। एक पॉलिसी चेंज आई लास्ट ईयर के, जो डोमेस्टिक सप्लाईज हैं, चाहे वो कॉटन हो, चाहे वो यान हो, चाहे वो फैब्रिक हो, चाहे वो फिनिश फैब्रिक हो, कुछ भी हो, दैट विल बी सब्जेक्टेड टू सेल टैक्स विच इज़ रिफंडेबल। ऑन द कॉन्ट्ररी आप बाहर से जो है जो चीज़ मंगाएं वो अल्हम्दुलिल्लाह ना सेल टैक्स दें ना लें। उसके अंदर दो चीज़ हुई, एक तो जो जेन्युइन लोग थे
उन्होंने तो प्रेफर किया कि जी हम सेल टैक्स दे के रिफंड होके अपनी लिक्विडिटी क्यों ख़त्म करें। दूसरा, बहुत बड़े पैमाने पे अनस्क्रूपुलस एलिमेंट आ गया, मतलब ऐसे ऐसे अकाउंट आए जिनका वजूद ही, जो टोटल लोकल के, एवरीबडी नोज इट कि वो लोकल के अकाउंट है, 60 का बहुत लिमिटेड कोई एक्सपोर्ट हो। चेयरमैन FBR ने एहसन इकबाल साहब की मीटिंग में बताया कि वो जो फाइन काउंट है उसकी एक्सपोर्ट जो है वो 0.25% ऑफ टोटल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है, ठीक है। उसके अंदर कोई 1000% जो है वो इंक्रीज़ आ गई। हुआ ये कि वो फिर लोकल में बिका और फिर उसके बदले फिर लोकल से ही गलत किस्म का, मतलब ऑफ बुक्स माल, पूरा एक चेन शुरू हो गई। एंड इट इज़ एस्टिमेटेड के 70 अरब रुपए का जो है वो उसमें करप्शन हुई है, विच इज़ फिनोमिनल। अब इसमें जो हुआ सो हुआ, हमने गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट की थी कि जी ना आप ये मौका दें कि जी कोई चोरी करे और ना आप पकड़ने जाएं। इसका बेस्ट तरीका ये है कि जो अगर लोकल पे सेल टैक्स है तो इंपोर्ट भी सब्जेक्ट टू सेल टैक्स एंड रिफंड होना चाहिए। इस सिंपल बात को लड़ते हुए हमें पूरा साल हो गया। पहले तो देखिए फर्स्ट फेज तो ये था कि सब पे खत्म हो जाए, वी गो बैक टू प्री बजट जो लास्ट बजट। तो आपने वेलकम किया ना, अब तो हो सर वेलकम तो पार्शियल किया, देखिए सिर्फ यान पे किया ना, अब फैब्रिक आ जाएगा। जो यान के साथ हुआ है वो अगले साल फैब्रिक पे, अभी यान का भी पूरा पता नहीं। आप आई वोंट बी सरप्राइज कि जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा चोरी थी वो एग्जाम्प्ट हो जाए, दैट वुड बी, आई एम इवन रेडी फॉर दैट सरप्राइज। तो ये तमाम चीज़ हो गई। अब इस चीज़ को पहले तो हम करते रहे, जब 6-8 महीने में हमें अंदाज़ा हो गया कि IMF ने लगाने का आपको इजाज़त दे सकती है, तो ये मजबूरन हमें करना पड़ा। उसमें भी हाफ हार्टेड हुआ, कॉटन हुआ, यान का भी पूरा पता नहीं कितना हुआ है, कॉटन पे नहीं लगा। अब यही काम फैब्रिक में शुरू हो जाएगा। तो क्या हम हर वक्त यही फायर फाइटिंग करते रहेंगे? 120 मिलें बंद हो गई, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। 100 बिल का मतलब है आपकी 750 मेगावाट बिजली की कंजम्पशन चली गई। तो अगले आपकी कैपेसिटी 7000 आ रही है, जो आपकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी, यानी जितना आपने जो है इन चीज़ों से हासिल किया कि जी हम गैस काट दो, ये कर दो, वो तो आपने एक झटके में निकाल दिया। दूसरे जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो जैसे इंटरेस्ट रेट है 11% हुआ 22 का, येस दैट हैज़ इफेक्टिव पॉजिटिवली। और दूसरा जो है एनर्जी रेट कम हुआ, उसमें ज़ाहिरी बात है आपने को देखा होगा हिस्टोरिकली एप्टमा वगैरह जो है वो IPP से और इन सब से जंग लड़ते रहे। मोहम्मद सलीम साहब, आप इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि फिस्कल डिसिप्लिन आया है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। आप इस बात को बार बार रिट्रेट करते हैं कि हमें फ़ौरन ये जो एक 6% की ग्रोथ जिसमें हमारे रिजर्व थोड़े से रह जाएँ, ये नहीं होना चाहिए। मगर अगर हमें आगे बढ़ना है तो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, आपसे पहले भी बात हुई थी, इस आपको कोई ऐसी पॉलिसी दिखती है जिससे एक्सपोर्ट बढ़े? क्योंकि इंडस्ट्री तो कतई तौर पर मुतमईन नहीं नजर आ रही है, हाई टैक्सेस भी हैं, फिर साथ में वो कहते हैं कोई ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है जिसकी वजह से मुल्क में इन्वेस्टमेंट हो या एक्सपोर्ट बढ़े। थैंक यू वेरी मच शाहज़ेब। देखें, हम एक्सपोर्ट्स पर आते हैं। पहले तो मैं बता दूं कि बजट जो था वो हमारे तवक्कुआत के तो बिल्कुल मुताबिक था। मैं तो आपकी प्रोग्राम में कहता आ रहा था कि कंसोलिडेशन या फिस्कल डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। तवक्कुआत के मुताबिक मतलब कि आप ये तवक्का अच्छी तवक्का थी आपकी और उसके मुताबिक है, या आप यही बुरी तवक्को कर रहे थे उसके मुताबिक? नहीं, जो एक एवरेज तवक्को थी, जो पाकिस्तान के हालात हैं, हमारा जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, जो $10 बिलियन के रिज़र्व हैं, आप डिफ़ॉल्ट से निकल के आए हैं, डेट टू GDP बहुत ज़्यादा है, $20 बिलियन की अदायगी करनी है, जेब में एक $11 बिलियन हैं। तो इस मुश्किल हालात में एक कंसोलिडेशन का ही बजट प्रेजेंट हो सकता था। कुछ चीज़ें हो सकती थी जो नहीं की, मगर ये नहीं हो सकता था कि इंटरेस्ट रेट आधे कर दिए जाएं, बिजली आधी कर दी जाए, 2% पे जिस तरह लोन बांटा जा रहा था, ये पॉसिबल ही नहीं था और ये हुआ भी नहीं है। और दो अवाम की तवक्कुआत और कॉर्पोरेट सेक्टर की तवक्कुआत के मुताबिक इसलिए नहीं था कि बहुत ज़्यादा हाइप थी कि टैक्सेस कम होंगे सैलरीड क्लास पे, और हाइप ज़्यादा थी कि शायद सुपर टैक्स ख़त्म हो जाए, जो ताज़ा नहीं हुआ। देखें, ये जो फिस्कल कंसोलिडेशन इसलिए ज़रूरी है, और आरिफ साहब ने कहा ग्रोथ का बजट है, मेरे ख्याल में उसकी मैं वर्डिंग चेंज करूँगा, ये फिस्कल कंसोलिडेशन और ग्रेजुअल ग्रोथ का बजट है। मैं नहीं समझता कि 4% से ज़्यादा ग्रोथ होगी, और शायद होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब होगी तो फिर आपके रिजर्व्स पे तो बस आपका ख्याल है 4% भी नहीं होगी? हमारे हिसाब से 3.5 से 4% है। हम देख लेंगे अगले साल आएगा कि क्या होगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कुछ इंडिकेटर्स हैं जिसमें तबाह साहब की सीमेंट की कंपनी, सीमेंट्स हैं, ये वो थोड़े बेहतर हो रहे हैं। मैं उस पर फोकस करूंगा। देखें, ये जो है पिछले 2 साल में जो फिस्कल कंसोलिडेशन हुआ है बहुत अनपॉपुलर रहा है, बहुत उस पर बोझ आया है। अब उसका नतीजा ये हुआ कि फिस्कल डेफिसिट, जिस तरह आरिफ साहब ने बिल्कुल सही कहा, 8% से 4% हो गया है। एक और आपको मैं नंबर बताऊं, हमारा जो इंटरेस्ट एक्सपेंस था वो सारे पैसे खा जाता था। जो टोटल रेवेन्यू है सूबों के मिला के,
टैक्स नॉन टैक्स, वो 25-30% आपके चले जाते थे इंटरेस्ट एक्सपेंस में पिछले 20 साल में। 2017-18 से जब से हमारे मुल्क में क्राइसिस शुरू हुआ तो ये 40-50-60% हो गए। पिछले साल 50 हो गए, इस साल 40 हो जाएंगे। इसका मतलब है कि इस साल अगर हुकूमत जो कमाएगी उसका 40% इंटरेस्ट में जाएगा, जो 2 साल पहले 60% से ऊपर जाता है। इसका मतलब है कि 20% की हुकूमत को फिस्कल स्पेस मिलेगी। अच्छा, जहाँ तक मैं बताऊँ कि जो अच्छी चीज़ें बजट में की, जो मैं काफ़ी अरसे से कह रहा था, सबसे अच्छी है जो शायद मिफ्ता ने तो उसको क्रिटिसाइज़ किया, अभी मैं इसको बताता हूँ कि इंटरेस्ट इनकम जो पैसिव इनकम है उस पर रेट 15 से 20% क्या है बैंकों पे। इससे 50 से 100 अरब रुपए बआसानी जमा हो जाएगा। इसमें एक अनॉमली है कि नेशनल सेविंग पे नहीं किया, उस पर भी करना चाहिए। आई थिंक अगर ये मिफ्ता साहब कह रहे हैं कि ये बूढ़ों की या ज़ईफ़ों की, यार अमीर भी बूढ़े होते हैं बहुत सारे, यहाँ भी बैठे हुए हैं, तो मतलब ये हर बूढ़ा गरीब थोड़ी होता है। उसके लिए मेरे ख्याल से आप नेशनल सेविंग्स का कह रहे हैं, तो वो जो रिटायर्ड और लोग हैं उसके लिए एफबीआर का यही कहना है कि वो नेशनल सेविंग्स पे नहीं किया, वो वहाँ पे जाके इन्वेस्ट कर। हाँ नहीं, नेशनल सेविंग पे भी करना चाहिए। वहाँ भी माशाल्लाह हमारे दोस्त यार हैं, अरबों रुपए वहाँ भी डालते हैं। तो फिर कोई मिनिमम अमाउंट रख दें, मिनिमम अमाउंट जो इंडिया में है डिविडेंड पे है, कैपिटल गेन पे, कि 10 लाख तक जो है वो कम होगा, बाकी पे होगा। तो ये तो पैसिव इनकम है। यहाँ तो हुकूमत ने पिछले सालों में जो मजबूरी भी 22% पे, वहाँ पे लोग बिलियनर हो गए। मतलब हुकूमत की मजबूरी पे बहुत सारे ट्रस्ट, बहुत सारे फाउंडेशन, बहुत सारे हॉस्पिटल, बहुत सारे हाई नेटवर्थ, उन्होंने पिछले सालों में बहुत ज़्यादा पैसा कमाया। आई थिंक ये एक चीज़ है। लिस्टेड कंपनीज की अदर इनकम में बड़ा हमें मतलब ऐसी भी कंपनीज हैं, गाड़ियों में हैं, सीमेंट में है, जिनका अदर इनकम जो है वो आधा वो है, मतलब टोटल प्रॉफिट का, मतलब जितने अपने ऑपरेशन से कमाया है। तो एक कंटिन्यू फिर सुहेल साहब नहीं कर रहे हैं, मगर आप उन्हीं की बात पे करना चाह रहे हैं, मगर कंटिन्यू फिर सुहेल साहब ही करें। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ इतना कहना था कि ये कहना कि इन्होंने इंटरेस्ट कमा लिया है, तो साथ साथ 24% इन्फ्लेशन भी था, तो उनकी पूरी जायदाद की वैल्यू भी कम हो गई है ना रियल टर्म्स में। ये नहीं है कि किसी के करोड़ रुपए पड़े और इंटरेस्ट कमा लिया तो करोड़ रुपए की वैल्यू भी कम हो गई है। जी सर। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर महंगाई तो उसके लिए है ना कि जो खर्चा करे। अगर जिसके पास 10 अरब रुपए पड़े हैं तो घर का खर्चा 2 लाख रुपए है, तो बाकी तो उसका एसेट ही है ना, उस पर तो कोई भी जो कमाएगा उसकी सेविंग्स ही है ना। अच्छा, मैं दूसरी चीज़ पर आ रहा हूँ कि एक हम समझ रहे थे कि पेंशन पर टैक्स ज़्यादा लगेगा, जो लगाया है वो बहुत कम लगाया है। ई कॉमर्स पे बिल्कुल सही टैक्स लगाया है, क्योंकि जो फॉर्मल सेक्टर था वो 18% टैक्स देता था, इनफॉर्मल सेक्टर जो टैक्स नहीं देता था अब ई कॉमर्स की वजह से देगा। जो चीज़ शायद करनी थी उन्होंने नहीं की, नॉन फाइलर पे टैक्सेस को और बढ़ाने चाहिए थे। ठीक है, कुछ बढ़ाएं और भी, जिस तरह अभी अली टब्बा ने भी कहा, उनकी और सख्तियां कर सकते हैं अभी भी। एक और भी कैटेगरी है जिसको हुकूमत टारगेट कर रही है, बट उसका सिस्टम नहीं है। इशू ये नहीं है कि नॉन फाइलर टैक्स नहीं दे रहा, सबसे बड़ा इशू है कि फाइलर जो है वो कम टैक्स दे रहा है। देखिए एफबीआर की यही अप्रोच है, और जिस पर इतराज होता है, आप ये कह रहे हैं सही अप्रोच है कि जो नेट में है वो टैक्स चोरी ज़्यादा कर रहे हैं। जो अली साहब कह रहे हैं ना, बिल्कुल सही है कि फाइलर के पीछे पड़े हुए हैं, मगर फाइलर में भी 2 कैटेगरी हैं। एक कैटेगरी है जो सही टैक्स दे रहे हैं, 100% कंप्लाइंट है। एक बड़ी कैटेगरी है जो प्रोग्राम से पहले हम कुछ नाम ले रहे थे, कुछ एक्सपोर्टर का जो चोरी कर रहे हैं, वो सब फाइलर है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर हम खुद उनको चोर कह रहे थे। तो वो कैटेगरी को टारगेट करना जो है ना वो अभी बाकी है। अब वो कैटेगरी किस तरह टारगेट होगी, इजी सेट देन डन है। नॉन फाइलर तो हो जाएगा, मगर वो साहब जो फर्स्ट क्लास में 8 लाख का एमिरेट्स का टिकट लेके करते हैं, उनको आप जाने देंगे क्योंकि वो फाइलर है, मगर उसका जो खर्चा है, उसके जो इनकम है उससे मैच होना चाहिए। जिस तरह आसिफ पीर बड़ा आप सही कह रहे थे, ₹280 का डॉलर हो गया, फर्स्ट क्लास कहाँ आती है 8 लाख रुपए की। वो साहब और महंगा टिकट खरीदते हैं मगर टैक्स कम फाइल करते हैं। वन वे तो डॉलर वैसे 284 रुपये हो गया। तो उसके लिए मेरा ख्याल में उसके लिए जो AI के थ्रू एक्सपेंस का भी जो है कोई हिसाब होना चाहिए इन द टैक्स रिटर्न। मैं आपको बताऊं, ये अब मुझे नहीं पता कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या हैं जो हम फॉलो कर रहे हैं पिछले 3-4 महीने से। सीमेंट की पैदावार पिछले महीने रिकॉर्ड हाई थी। एटलस होंडा की जो बाइक है CD70 जो पाकिस्तान में बेशुमार बिकती है, वो पिछले महीने हाईएस्ट बिकी है। क्रेडिट ऑफ टेक बढ़ना शुरू हो गया है। फार्मा की सेल्स 3 महीने से जब से डीरेगुलेट किया है वो बढ़नी शुरू हो गई हैं। सीमेंट, डीजल, पेट्रोल की सेल्स बढ़ रही है। तो बिज़नेस कॉन्फिडेंस के 3-4 सर्वे होते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तान का ओवरसीज़ चैम्बर का होता है, स्टेट बैंक का होता है, 3-4, उस सब में इंप्रूवमेंट आ रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने वो सर्वेस देखे हैं, बट वो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, जिसकी वजह से सवाल उठ रहा है कि वो हमारे हिस्टोरिक लोस पर है 13.8% पर। अगर नहीं, अभी कॉन्फिडेंस की बात हो रही है। कॉन्फिडेंस का मतलब है कि ट्रांसलेट हो जाएगा। मुझसे पूछा गया कि आपका कॉन्फिडेंस बेहतर हुआ है, मैंने कहा हाँ हुआ है। ये सर्वेज होते हैं। अब वो मैं उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, आज कर रहा हूँ,
कल कर रहा हूँ, एक होलिस्टिक आपका एक्सपीरियंस से कहता है इवेंचुअली ट्रांसलेट होता है। बिल्कुल। अच्छा, इसकी 2-3 और भी हैं। एक तो ये है बिजनेस कॉन्फिडेंस, दूसरा मर्चेंट एंड एक्विजिशन पाकिस्तान में नहीं हो रहे थे। एक $800 मिलियन की डील भी अब एंग्रो ने की है, एक रफान की डील होने वाली है, एक अटक सीमेंट की डील होने वाली है, एक बहुत बड़ी फार्मा कंपनी है उसकी। तो इसका मतलब है कि वो चीज़ें जो रुकी हुई थी वो बेहतर हो रही हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान के हालात अच्छे हो गए, बट जिस तरह मिफ्ता साहब ने कहा 2 साल पहले जो हम डिफ़ॉल्ट पे थे, अब उसके चांस दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे। अगर आप मुझसे कहें कि हालात 2017 से बेहतर हैं, बहुत बुरे हैं। हालात 2015 से बेहतर हैं, बहुत बुरे हैं। बांग्लादेश से हम पीछे रह गए, बहुत पीछे रह गए। इंडिया से मवाजना ही नहीं है। तो 2 साल में जो बेहतरी आई है उस हिसाब से ये एक मेरे ख़्याल में मुनासिब बजट है। और हुकूमत ने शायद कहा नहीं है, मगर उनकी नीयत यही है कि हम फिस्कल डेफिसिट को कम करें, हम अपने डेट को कम करें और शायद ग्रोथ इतनी ना करें जिससे हम बूम एंड बस्ट साइकिल में फंस जाएं। ओके, ज़ियाद बशीर साहब, ज़ाहिर आपका ताल्लुक भी इंडस्ट्री से है और पूरी इंडस्ट्री का तकरीबन ये तो कंसेंसस है कि हमें बूम बस्ट साइकिल में नहीं फंसना, मगर कम से कम ये अवाम ज़रूर जानना चाहते हैं कि आप बूम बस्ट में ना जाएं, मगर ऐसी कोई पॉलिसी अपनाएं कि हमें 2 साल का बूम, 2 साल का बस्ट ना मिले, बल्कि 5-10 साल का बूम मिल जाए। वो कुछ आपको नज़र आ रहा है कहीं कि कुछ ऐसा, या हम कंसोलिडेशन में ही फंसे रहेंगे और स्टेबिलिटी के ही फेज़ में रहेंगे? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल शाहज़ेब भाई, द थिंग इज़ कि अगर आप देखें कि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, रूट कॉज क्या है इसका, अगर आप देखें रूट कॉज यही है कि FBR, द बॉडी दैट्स कलेक्टिंग द टैक्सेस, इज़ ऑल्सो मेकिंग द पॉलिसी। इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आई मीन, एक बंदा जो टैक्स कलेक्ट कर रहा है उसका टारगेट ही, उसको टारगेट दिया जाता है, अब वो भी फंसा हुआ है ना, उसको कलेक्ट करना है। तो जाहिर बात है वो पॉलिसीज़ भी ऐसी बनाएगा जो उसके लिए आसानी करेगा टैक्स कलेक्ट करने में, तो वो फंसा हुआ है। तो इसको तो फर्स्ट इसको सेपरेट करना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है और ये बहुत कोशिश भी हुई है। आई थिंक अभी लास्ट इंटरव्यू में भी आई थिंक नियरली होने वाला था। आई थिंक शमशाद अख्तर ने काफ़ी काम इस पर किया था कि एक पॉलिसी बोर्ड अलग हो जाए और वो इनलैंड रेवेन्यू और कलेक्शन बॉडी अलग हो जाए। इससे कि जैसे अगर आप मोहम्मद अली साहब से पूछे, अगर इनके टेक्सटाइल फैक्ट्री में प्रोडक्शन और क्वालिटी कैन नॉट बी अंडर द सेम पर्सन, चल ही नहीं सकता ना। जो बंदे का काम है प्रोडक्शन निकालना, वो क्वालिटी की थोड़ी बताएगा कि ये क्वालिटी प्रॉब्लम्स है, वो तो प्रोडक्शन ही निकालते रहेगा। तो दिस इज द एग्जैक्ट सेम स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, एवरीथिंग स्टेम्स फ्रॉम दैट, वहाँ से ही हर प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। तो आई मीन चीज़ें वहाँ से होती है स्टार्ट। एंड जो आप एक्सपोर्ट्स और कंपेटिटिव के बारे में जो बात कर रहे हैं, कंपेटिटिवनेस के बारे में, ये जो आसिफ भाई कह रहे थे कि जो इनको ऊपर वो जो टैक्स लग गया था लास्ट ईयर, इट वाज अनफॉर्चुनेट। आई थिंक एक्सपोर्ट्स के लिए जो भी इनपुट्स है लोकली मैन्युफैक्चर्ड या बाहर से जो भी आते हैं उस पर होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज एक्सपोर्ट्स हैव टू रिमेन कंपेटिटिव। और ये ग्लोबल मार्केट है कि ये नहीं है कि अगर आप पाकिस्तानी एक्सपोर्टर के ऊपर एक्स्ट्रा कॉस्ट दे देंगे हम अब्जॉर्ब कर देंगे, या हमें कम्पीट करना पड़ता है इंडिया से, बांग्लादेश से, जो भी हमारे रीजनल स्टेट्स हैं, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। प्रॉब्लम्स भी इसके अलावा भी बहुत है ना। अगर आप देखें जो SOEs का ब्लीड है, लास्ट ईयर में क्या प्राइवेटाइजेशन हुआ है या क्या इनको बंद किया है जो SOEs जो ब्लीड कर रहे हैं। आई डोंट नो एग्जैक्ट नंबर क्या, मिफ्ता साहब बेहतर बताएंगे, ही नोज बेटर कि कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स SOEs से निकलते रहते हैं। मगर जितना आप इनको डिले भी करते रहोगे, इसका वो प्राइस इतना ऊपर जाएगा ही नहीं। जो इसका 1 ईयर का डिले होता है इज़ प्रॉब्ली मोर देन द प्राइस यू विल सेल द एसेट एट 1 ईयर लेटर। तो ये भी चीज़ें जो देखनी पड़ेगी, जो आई मीन कंट्री को ब्लीड में ले जा रही है, बिकॉज ऑफ दैट हम काफ़ी प्रॉब्लम्स में फंस रहे हैं। और ये जो आप कह रहे हैं अबाउट ग्रोथ तो आ ही नहीं सकती ना। जो आप ये मोहम्मद अली साहब और या आरिफ हबीब साहब कह रहे हैं सुपर टैक्स हैज टेकन यू टू द लेवल के कोई री इन्वेस्ट नहीं कर सकता। दैट्स द इशू। उन्होंने वही कोई टिपिंग पॉइंट होता है, आपने क्रॉस कर दिया वो टिपिंग पॉइंट। अगर आपका एक प्रॉफिट होता है लेट्स से 10%, आप शायद री इन्वेस्ट कर सकें। सुपर टैक्स के साथ जब आपका प्रॉफिट 2%, 3%, 4% पर आ गया, वो री इन्वेस्टमेंट के पोजीशन में बंदा नहीं रह गया। जो काम बिजनेसेस है दे कैन नॉट री इन्वेस्ट एनी मोर। री इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो ग्रोथ ही नहीं होएगा। इट्स अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कि आपने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार दी सुपर टैक्स लगा के। यस, आपने शॉर्ट टर्म गेन ले लिया है, मगर आपने फ्यूचर ग्रोथ को सैक्रिफाइस कर लिया है और आप वहाँ फंसे रहेंगे अंटिल, जैसे ये कह रहे हैं, अगर आप अनाउंस कर दें। और जैसे आरिफ साहब का अच्छा आइडिया था, शायद अगर इस साल नहीं कर सकते थे, एटलीस्ट आप अनाउंस कर दें कि हम 2 साल में 3 साल में इसको मिनिमाइज करके ख़त्म कर देंगे, तो जो फ्यूचर इन्वेस्टर आना है एटलीस्ट वो आना शुरू हो जाए। यानी आप खुद एक बिजनेसमैन हैं, आप ये कह रहे हैं कि अगर हुकूमत ये बता देती कि जो इतने सारे टैक्सेस हैं इसका क्या फ्लो होगा नीचे करने को, क्योंकि ज़ाहिर जब ये लगाया गया तो ये नहीं था कि इसको इतना परमानेंट किया जाएगा, तो कम से कम आप सोच पाते कि आपने अपनी अगली 2-3 साल की इन्वेस्टमेंट क्या करनी है, या अगर बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट लानी है या किसी के साथ कोलैबोरेशन करनी है, तो उसका आप प्लान कर पाते अगर हुकूमत ये बता देती। जी बिल्कुल। और इसके अलावा आई मीन अपार्ट फ्रॉम फाइनेंस, आई मीन अगर आप देखो रीजनल ट्रेड में भी पाकिस्तान इज़ द लोएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विद रीजनल ट्रेड। 5% से बिलो हमारा रीजनल ट्रेड है। आई मीन इंडिया के साथ
नहीं है, ईरान इज़ नॉट अलाउड टू बी ट्रेडेड, अफगानिस्तान के साथ भी तकरीबन इट्स नॉट रियली देयर। तो अगर आप देखें रीजनल ट्रेड हमारा ज़ीरो के करीब था। अभी हमारे पास ये बांग्लादेश की एक अपॉर्चुनिटी आ गई है सडनली विद द चेंज ओवर देयर ऑफ गवर्नमेंट। आई थिंक वी शुड ग्रैब दिस विद बोथ हैंड्स। ये एक मौका है, वंस इन अ लाइफ टाइम मौका है कि सडनली अगर आपका रीजनल ट्रेड शुरू हो जाए बांग्लादेश के साथ एंड उसके साथ टाई शुरू हो जाए, आपका रीजनल ट्रेड का GDP ग्रोथ का काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा इसमें। और हमारे पास ऐसे एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, क्योंकि ज़ाहिर है हम कम्पीट करते हैं उनसे इंटरनेशनल मार्केट्स में, टेक्सटाइल में, कि हम आपस में ट्रेड कर रहे हो, ऐसा है हमारे पास कि हम जी बिल्कुल बिल्कुल है डेफिनेटली। हमारे पास ये पूरी जो आसिफ इनाम साहब कह रहे हैं स्पिनिंग इंडस्ट्री है जो उनको पूरी सप्लाई कर सकती है धागे के साथ, चीज़ों के साथ। बहुत टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं, आई एम श्योर मोहम्मद अली साहब विल टेल यू, अगर सीमेंट, स्टील, जो भी चीज़ें आई एम श्योर जा सकती है ट्रेड। अपना वो एग्रीकल्चर में आई एम श्योर एडिबल्स में काफ़ी होएगा जो बेसिक ट्रेड हो सकता है। इसके अलावा वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट के लिए आई थिंक बजट में कुछ नहीं किया था, नो इंसेंटिव्स। आपकी वुमेन इज़ अ बिग डोमिनेंट वर्क फोर्स इन योर कंट्री, और आजकल जो महंगाई हो गई है, यू नीड बोथ पीपल टू वर्क टू मीट द हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। तो आई थिंक इनको कुछ कर लेना था, और ये एडिशनल रेवेन्यू है। सो द IMF इसके बारे में कुछ कहती भी नहीं कि अगर आप वुमेन को इंसेंटिवाइज कर दे, बिकॉज दिस इज न्यू रेवेन्यू कमिंग इनटू द स्ट्रीम। एंड यही जो आई थिंक मिफ्ता साहब कह रहे हैं कि IMF इज मिसयूज्ड आल्सो अ लॉट, उनका नाम फेंका जाता है राइट लेफ्ट अ लॉट, बट येस समटाइम्स वो आप कहते हैं वो स्ट्रिक्ट भी होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम उनका नाम अगर उनको कुछ गवर्नमेंट को करना होता है, यू कांट कॉल इट ना, वो तो जो फाइनेंस में बैठे हैं उनको ही पता है व्हाट द रियल स्टोरी है। सो वी हैव टू बिलीव इट। याद दीजिए, अल्लाह हाफिज़।